हाँ जी, बिल्कुल, आप स्टार्ट कर सकते हो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत सभी को। आज का विषय है जो मैं आज आपको बताऊंगी बेबी के कोड के बारे में और पेशेंटा के बारे में। कोड में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और पेशेंटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। फीटल के स्टिल होने का क्या कारण हो जाता है, जो कोड है कोड में क्या प्रॉब्लम्स आती है, जो स्टिल बेबी हो जाता है, जो बेबी खराब हो जाता है, और जो ये पेशेंटा में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और ये तब बेबी खराब हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जो पेशेंटा होती है, पेशेंटा के साथ जो कोड लगी होती है, जिसको हम जो तुन्नी के साथ होती है, पेशेंटा के साथ जो नाड़ुआ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, नाड़ुआ जो लिपटा होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये नाड़ुआ पेशेंटा के साथ ये कोड होती है। ये जब पेशेंटा बनता है, जैसे कि ये पेशेंटा है, ये पेशेंटा बना हुआ है, जब ये पेशेंटा इसकी जो बनतर है वो जब फीटस इसमें यूट्रस में आ जाता है, जब फीटस बन के फर्टिलाइजेशन होके फ्लोपियन ट्यूब से जब ये फर्टिलाइजेशन हो करके यूट्रस में आके जो ये एंडोमेटेरियम वाली लेयर होती है, जब ये यहाँ पे चिपक जाता है, तो ये 5 वीक जब हो जाते हैं, जब ये चिपकता है, तो यहाँ पर ये जो एंडोमेटेरियम जो लेयर होती है अंदर की, जो अंदर की ये एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यहाँ पे आके जब चिपकता है तो ये स्पंजी हो जाती है। स्पंजी मीन्स के इसको ठहरने के लिए इसको जैसे गद्दे पे हम लेटते हैं ना तो स्पंजी हो जाता है, तो वो ये चीज स्पंजी बन जाता है। जब ये स्पंजी होता है तो यहाँ पे जब ये टिकता है तो यहाँ पे विला बनने लग जाती हैं, छोटी छोटी विला बनने लग जाती हैं, जो कि ये स्पंजी में से ही निकलती हैं। जब ये स्पंजी में से विला निकलती हैं तो इसी से ही हमारा जो पेशेंटा होती है वो इसी से ही बननी शुरू हो जाती है। जब ये बननी शुरू होती है, ये जो भ्रूण का जो जूरी जो ये होती है, ये क्या करती है, इस टाइप की होती है जो ये पेशेंटा होती है। जब हम इसको जब हम डिलीवरी करते हैं तो जब ये ऑल निकालते हैं तो जब हम देखते हैं तो उसकी नाड़ुएं बनी होती हैं। आपको कभी मैं दिखाऊंगी, उधर भी आ जा। तो उसकी नाड़ुएं जो होती हैं पेशेंटा, कभी मैं आपको दिखाऊंगी, फोटो खींच के बताऊंगी। तो वो उसमें ना ऐसे ऐसे नाड़ियां दिखती है, जैसे कि हमारे ये शरीर में दिख रही है ना, ये नाड़ियां दिख रही हैं। तो पेशेंटा में भी, ऑल में भी ऐसी नाड़ियां, ये उभरी हुई नाड़ियां दिखती होती हैं। तो वो क्या होती हैं, वो ऐसी ये चीज होती है अंदर से, पेशेंटा ये अंदर से ऐसी होती हैं जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, ऐसे ऐसे ये दीदी, नेटवर्क इशू है कोई? आपकी साइड से आवाज नहीं आ रही है। या इनका फोन आ गया है कोई, तो प्लीज रुके रहिए। फोन आ गया होगा तो इसीलिए नेटवर्क चला गया। दीदी, अनम्यूट करना अगर आप म्यूट पे हो तो। ओ तेरी, क्या ही करता है तू, कोई पंगा ना पा दियो। क्या पंगा हो गया? ओह, बेटे ने मोबाइल उठा के मारा कीबोर्ड पे। पूनम दीदी म्यूट हो आप। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने दोबारा ज्वाइन किया है दीदी, तो अनम्यूट कर लो।
नहीं अभी भी नहीं दीदी। अब करके देखना। मिनट में कर रही हूँ। हो गया? देखो हुआ, आ रही है आवाज? आ रही है जी, आ Perfect रही है। ठीक है, अब ठीक है। तो अब मैं दोबारा से शुरू करूँ? मेरी कोई भी बात नहीं समझ में आई थी, किसी को सुनी नहीं थी? नहीं समझ में आई थी मैम, जहाँ से आप हाँ, बता रहे थे स्टार्टिंग से कर दीजिए। ठीक है। तो मैं आज आपको बता रही थी बच्चे के लिए जो ऑल और नाड़ुआ होता है उसके बारे में बता रही थी। जब बच्चा पेट के अंदर ऐसे पड़ा होता है, जब ये शुरुआत होती है, बच्चे की शुरुआत होती है, जैसे कि ये बोर्ड दिख रहा है सबको क्लियर? सबको क्लियर दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी दिख रहा क्लियर है। हाँ जी। जब हमारा जो बेबी है फर्टिलाइजेशन हो करके ट्यूब में से जब बच्चा यूट्रस में आता है, तो जब यहाँ पर ये जो इंटरनल ऑस होती है, सॉरी दीवार होती है जिसको एंडोमेटेरियम कहते हैं, तो बेबी यहाँ पर के आकर के चिपक जाता है। तब ये दीवार जो होती है, एंडोमेटेरियम होता है, ये स्पंजी बन जाता है एक गद्दे की तरह। जैसे कि हमने गद्दे पे सोना होता है तो हम बहुत आरामदायक गद्दा बनाते हैं, तो ये वैसे ही बिल्कुल से स्पंजी बन जाता है। जब ये स्पंजी बनता है तो अपना जो ये फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये यहाँ पर आकर के भ्रूण जो होता है यहाँ पे आके ये चिपक जाता है। तो इसके ये चिपकता उसके ऊपर है, यहाँ पे ये विला जो स्पंजी है ना, ये विला छोड़ते हैं, विला बनाते हैं। छोटे छोटे रोम जैसे ना उभरते हैं, जैसे कि हमारे बाल जब खड़े हो जाते हैं ना, ठंड लगती है या कुछ भी, तो हमारे रोंगटे से खड़े होते हैं, तो वैसे यहाँ पर ये बाल से छोटे छोटे विला खड़े हो जाते हैं। इसको हम इसमें भाषा में विला बोलते हैं। तो जब ये विला खड़े हो जाते हैं तो इसके अंदर इसके ऊपर आकर के ये जो अपना फर्टिलाइजेशन भ्रूण होता है, तो यहाँ पे आकर के चिपक जाता है। और ये जब ये चिपकता है तो 5वें हफ्ते में जब ये आके चिपकता है, तो हमें सारा कुछ, हमारा प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तब से ये बच्चे की ग्रोथ बननी शुरू हो जाती है। और ये जो जब तक पूरी ऑल नहीं बनती है, थोड़ी बहुत बनती नहीं है, तो उससे पहले ये जो विला होते हैं ये बच्चे का पोषण करते हैं, बच्चे को जो खाना पीना जो कुछ भी है ये पहुंचाते हैं। आई थिंक फिर से फोन आ गया है, तो रुकिएगा सब। हाँ, तब तक हरजिंदर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ जी हाँ जी। कल वो जो मीटिंग है, कल डॉक्टर टावरी जो है IAS अफसर, 2 घंटे की, 2 से 4 मैंने लिंक भेजा है। मेरे को तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना आएगा कर, और अगर उसमें आप शामिल रहो, ये लोग भी काफी पीछे पड़े हुए हैं, तो शामिल हो गए तो थोड़ा मेरे को सपोर्ट रहेगा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ उसको। जी जी हरजिंदर जी। हाँ जी आ रही है आवाज, आप कंटिन्यू हाँ, करो। पेशेंट का फोन आ गया था, जिन्होंने आना ना वो कैथल से आ रहे हैं, उनको भी 8वां महीना लगा हुआ है और उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो प्री बिल्कुल मेच्योर बिल्कुल। बेबी। हाँ, तो अभी उनका ही फोन आया था, रास्ते में है वो, तो ज्यादा ध्यान मेरा उधरी तरफ ही आज। तो वो जो है जब ये यहाँ पे आके चिपक जाता है, तो उसका पोषण तब तक ये विला ही करते हैं। विला से ही आगे जब वो होता है कि आगे विला से आगे फिर ये बनने शुरू होते हैं, पेशेंटा बननी शुरू होती है। ये जो होते हैं ये आगे ये ऐसी पेशेंटा बननी शुरू होती है। इसका काम क्या होता है? यह भ्रूण का जरूरी अंग है। भ्रूण का मतलब जब ये टाइम है, ये छोटा सा भ्रूण है, क्योंकि अभी वो फीटल नहीं बना है, वो भ्रूण है। जब तक कि इसमें धड़कन नहीं बन जाती, बेबी के अंग पैर नहीं बन जाते, तब तक हम इसको भ्रूण बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये भ्रूण का जरूरी अंग है। ये तीसरे हफ्ते से, तीसरा हफ्ता लगा लो, तीसरे हफ्ते में कोरियोनिक विला छोटे छोटे बालों जैसे ढका होता है।
मैंने अभी आपको बताया ना कि ये कैसा होता है, ये जो दीवार थी ये इससे ढक जाता है, मीन्स के खड़े हो जाते हैं, इसके बाल छोटे छोटे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, तो वो बालों से ढकी होती है, जो विलाई स्पंजी की तरह होती है। अभी मैंने आपको बताया कि वो स्पंजी की तरह होती है, स्पंज की तरह होती है, ठीक है। इनसे ही पेशेंटा बढ़ती है। जो ये विला होते हैं ना, ये पहले छोटे होते हैं, फिर इसी से ही ये पेशेंटा का रूप ले लेते हैं और इसी से पेशेंटा बढ़ती 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 चली जाती है। उसके बाद इसमें कई बारी इसमें बहुत सी बीमारियां भी आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पेशेंटा में, जो कि हमारी होती हैं। इनका काम क्या है, जो पेशेंटा का, पहले मैं आपको काम बताऊंगी कि इसका पेशेंटा का काम क्या होता है। ये कहाँ से शुरू होती है, ये बच्चे की जो ये कोड होती है, ये तुन्नी है, ये बच्चे की यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक, ये यहाँ तक जाती है। सरफेस ये होता है और बच्चे का तुन्नी ये होती है, यहाँ से ये सरफेस से शुरू होकर के कोड तक आती है। ये फीटस के सरफेस के बीच में से निकलती है। सरफेस मतलब ये हो जाता है कि जो ये पेशेंटा है, ये बीच का सेंटर हो गया। ये जैसे कि पेशेंटा, ये सेंटर आ गया कोड, ठीक है, ये कोड का सेंटर हो गया, और ये पेशेंटा है और ये कोड है। और ये जो कोड होती है, कोड जो होती है फीटस के सरफेस के बीच में से निकलती है। जो ये कोड होती है पेशेंटा की, जो कोड होती है, ये किसकी बनती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है हमारी अंदर, वो उससे बनी होती है। जो कोड है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। जो कोड का काम क्या है, इसका काम होता है बच्चे से, ये कोड है। पहले आपको मैंने अभी पेशेंटा के सिर्फ बनतर बताई थी, बनतर के बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि जो उसके बाद जो कोड शुरू होती है, जो क्योंकि इसी कोड के जरिए ही खून पेशेंटा में जाएगा और पेशेंटा से ही खून कोड से बच्चे तक आएगा। तो इस उसके बाद ये कोड आती है। कोड के बाद जो बच्चे में से वो बच्चे से गंदा खून पेशेंटा तक पहुंचाती है। जब ये कोड है, जो ये कोड है, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू से ये एमने को इसके ऊपर ना जो कोड होते हैं, इसके ऊपर जो ये एक आपने कभी देखी नहीं होगी, इसकी जो लेयर होती है ना वो व्हाइट कलर की होती है। जैसे चावलों का पानी देखा है, जब हम पीच निकालते हैं तो वो उस कलर का होता है चावलों का पानी, ना चिट्टा होता है, ना पूरा पीला होता है, ना पूरा चिट्टा होता है। तो उस टाइप का होता है, वो एमिनियो से ढकी होती है। जो वो कोड होती है ना, वो उससे ढकी होती है। चावलों के पानी के जैसा रंग होता है, वो एमिनियो फ्लूइड होता है, उससे वो ढकी होती है। तो इसमें 2 वेन होती हैं। वैसे तो इसमें चार वेन्स होती हैं, जिसमें से 2 वेन्स होती हैं, ठीक है। जो 2 होती हैं, 2 आर्टरी होती हैं, जैसे हमारे दिल में होती है ना आर्टरी वेन्स, तो वैसे ही इसमें 2 आर्टरी होती हैं, ठीक है, ये होती हैं। और एक होती है अम्बलाइकन वेन होती है, और 2 कार्टरी होती है, अम्बलाइकन आर्टरी होती है। जो आर्टरी होती है, उस वेन का आर्टरी होती है और एक वेन होती है। बच्चे में जो पेशेंटा, जो आर्टरीज होती हैं, वो बच्चे से गंदा खून लेती हैं। जो आर्टरी होती हैं 2, वो बच्चे के अंदर से गंदा खून लेती हैं, गंदा खून लेकर के पेशेंटा तक पहुंचाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वेन्स होती हैं, आर्टरी का काम क्या है, हमारे अंदर से गंदा खून निकाल कर और अपने पेशेंटा को पहुंचाना, और वेन का काम होता है साफ खून लेना। तो जो वेन्स होते हैं, ये पेशेंटा से साफ खून बच्चे तक पहुंचाती हैं। तभी उनका चक्कर ऐसे करके बनता है, भी गंदा खून बच्चे से ले रहे हैं ऐसे करके, फिर बच्चे को, क्योंकि इसमें तभी 2 वेन्स दी गई है ना, ताकि 2 से निकल रहा है तो 2 से अंदर आ रहा है। यह पेशेंटा से साफ खून बच्चे तक पहुंचाती है। और इसकी जो कोड की जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है, ये चीज होती है, ये बच्चे की जो लेंथ होती है ना, कोड की लेंथ होती है 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर होती है। 56 से लेके किसी की 40 भी होती है, किसी की 56 और 40 कहते हैं, किसी की कोड छोटी होती है, किसी की लंबी होती है। तो वो जो नॉर्मल कोड्स होते हैं, ये दोनों के बीच में होती है, 56 और 40 के बीच में होती हैं।
और अगर अगर कोड बच्चे के आसपास लिपटी हो तो, छोटी भी हो तो बच्चे की ग्रोथ में रुकावट करती है। जो अगर इससे छोटी होती है और अपनी कोड होती है जो बच्चे की, अगर छोटी है तो बच्चे की ग्रोथ में वो खराबी करेंगी, तो उससे कोड छोटी होने के कारण बच्चे की जो ग्रोथ है वो बन नहीं पाएगी अच्छे से, उससे बच्चे की ग्रोथ में रुकावट पैदा होएगी, जिससे कि रुकावट पैदा करते हैं और कई बार प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है। कई बार जैसे 8वें महीने में, 7वें महीने में सब कुछ ठीक है लेकिन कि प्री मेच्योर डिलीवरी होगी। वो मेन कारण कई बार यही होता है कि उसकी कोड छोटी है और जिसके करके उसको पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसके करके उसकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो रही है। क्योंकि कभी भी अल्ट्रासाउंड करवाओ या कुछ भी करवाओ तो उसमें वो कोड की लेंथ नहीं बताते हैं, किसी में भी कोई कोड की लेंथ नहीं बताएगा कि कितनी लंबी है, छोटी है कि बड़ी है, ये आज तक वैसे कभी किसी ने बताया नहीं है। जो आज मेरे पास केस आ रहा है शायद इसके भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जिसके करके इसको अभी 8वें महीने में उसको प्रॉब्लम आ रही है और पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। और कई बारी लंबी कोड होती है और किसी किसी की लंबी भी होती है, और जब लंबी होती है तो बच्चा ना उसी कोड को ना हाथों से ऐसे ऐसे घुमाता रहता है बीच बीच में, कई बारी गले में भी लिपटा लेता है। और दो दो कई बार आप देखते हो कि कई बच्चे के 2 नाड़ू भी लिपटे होते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि सजीरियन होगा। और कई बारी हाथों में लिपटे, हाथ में भी लिपटी होती है, ऐसे बाजू में भी लिपटी होती है। तो कई बारी लंबी कोड की समस्या भी पैदा कर देती हैं जो लंबी होती है। तो ये कई बार गांठ बन जाती है। लंबी कोड का क्या होता है, वो गांठ बना देती है। जैसे गले में अगर ऐसे करके ऐसे घूम गई तो कई बार बच्चा ना बीच में से घुमा लेता है बाजू को और वो गांठ का रूप ले लेती है कोड गले में, जिससे कि बच्चे का ना दम घुट जाता है। क्योंकि बच्चा पेट में एक तरफ तो लेटा नहीं हुआ है कि एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है, तो जब वो बच्चा हरकत करता है, इधर उधर करता है, तो वो हरकत करने से बेबी की जो कोड है ना अपने आप से ना गले में घुट जाती है, कस जाती है, जिससे कि कई बार बेबी अंदर ही डेथ हो जाती है बेबी की। तो कई बार कहते हैं कि बच्चे का कारण क्या हुआ, बीच में डेथ क्यों हुई, किस लिए होगी, कैसे होगी, ऐसे सब कुछ तो ठीक था, अल्ट्रासाउंड भी ठीक था, ऐसे तो कई बार यही कारण होता है कि बच्चे की अंदर डेथ हो जाती है, तो हमें पता नहीं चलता। और कई बार 2 दिन भी हो जाते हैं डेथ हुई को पता नहीं होता, हो तो जब पेन शुरू होते हैं या कोई हरकत होती है तो ही पता चलता है कि बेबी स्टिल हो गया। और ये कारण भी हो सकता है कि बच्चे की डेथ होने का, और प्री मैच्योर बेबी का ये कारण हो जाता है कि उसके ऑल जो कॉर्ड है उसकी छोटी है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है बच्चे की, तब करके उसको ये हो रहा है। तो दूसरी बात जो पेशेंटा है, अभी मैं आपको नाड़ू का ही बताती हूँ। नाड़ू में जो कोड छोटी बड़ी का मैंने आपको बताया, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। नाड़ू की जो बीमारियां होती हैं, इसमें नाड़ुए की बीमारी भी हो जाती है। कई बार नाड़ुआ जो होता है ये 3 तरह का होता है, इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं नाड़ुए में। एक तो आती है बैटर डोरो इंसर्टोन, ये इंग्लिश नाम है बट इसका हिंदी नाम कुछ नहीं है, इसका यही नाम था। इसकी ये एक बीमारी ये होती है बैटर डोरो इंसर्टोन। यह वह हालत होती है जिसमें कोड पेशेंटा को किनारे में निकलती है। मान लो अब आपको बताती हूँ मैं, सपोज करो ये पेशेंट है बच्चे का, ठीक है, ये पेशेंट है और ये कोड है। अगर ये कोड, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा है सब कुछ नॉर्मल है, तो उसकी ये कोड है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में होगी। लेकिन अगर किसी कारण बच्चे की कोड सेंटर में नहीं है, या तो इधर है एक किनारे पर है या फिर इधर किनारे पे है, तो उसके करके बेबी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो खून की सप्लाई अच्छे से जो सामने से आने वो सामने से नहीं आएगी, वो इधर से आने में प्रॉब्लम होगी। कई बारी तो कोड पेशेंटा के बिल्कुल किनारे पे होती है। दूसरा कारण ये होता है कि विलामेंट्स इंसर्टोन, एक विलामेंट्स इंसर्टोन होता है, ये भी दूसरा कारण होता है, विलामेंट्स इंसर्टोन, ये दूसरा कारण होता है। ये कोड जो होती है 5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहना कि ये किनारे पे होगी, ये यहाँ पर होगी, तो ये
ऑल से बिल्कुल 5 और 10 सेंटीमीटर के दायरे से बिल्कुल दूर होती है। मीन्स के जैसे ये है, इससे इतनी दूर ये चीज तो होगी, लेकिन जो मेन चीज है वो दूर होएगा। ठीक है, जो सप्लाई हो रही है ना वो दूर से हो रही है उसकी, इस वजह से वो 5 से लेके 10 सेंटीमीटर किनारे से दूर होती है। मीन्स के चिपकी तो होती है, लेकिन वो किनारे से बिल्कुल दूर होती है, इंटरनल दूर होती है, लेकिन देखने में लगेगा भी ठीक है, दूर मेम्ब्रेन से में दाखिल होती है। जो मेम्ब्रेन है ना, जो ये सारी ये मेम्ब्रेन्स है इसकी, जो मैंने आपको बताया ना कि ये मेम्ब्रेन्स हैं, जो वो इंटरनल है वो काफी दूर से उसकी रुकावट शुरुआत होती है, जिससे कि बच्चे को जो भोजन मिलना है, कुछ भी मिलना है, वो उसको अच्छे से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो दूर है। जैसे कि हम कोई हाथ बढ़ाते हैं तो हमें हाथ ज्यादा लंबा करके उठानी पड़ती है चीज, और हाथ हमारा पहुंच नहीं रहा, वैसे ही कोड का होता है कि ऑल से उसकी मेम्ब्रेन दूर होती है, वो खींच नहीं पाता है, तो ये कारण होता है। और फिर होता है तीसरा कारण होता है वेस्पा प्रीविया। वेस्पा प्रीविया में होता है, इसमें होता है कि फीटल का ब्लड वेसल जो होते हैं वो प्रेजेंटिंग पार्ट्स के अगली तरफ औस के ऊपर पाए जाते हैं। फीटल के ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जो मान लो ये चीज है, ये इसके साथ लगी हुई है, जो ये बीच वाली एरिया होता है ना, कई बारी ये फीटल के जो नाड़ू है वो ऐसे घूम करके आके ऐसे होता है, सिर के बाहर में नीचे आ जाता है। इसके वेसल्स जो हैं, मान लो ये बेबी पड़ा है, ये बेबी पड़ा है, जो ये नाड़ू है ये घूम के लंबा है, ये घूम के बच्चे के ऐसे घूम के ऐसे आ जाता है, सिर के नीचे आ जाता है। जैसे इसमें फीटल ब्लड वेसल्स लूप लेबर के समय प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब होता है ये सिर को हम प्रेजेंटिंग पार्ट कहते हैं। जब हम डिलीवरी करते हैं, यूट्रस का मुंह खुलता है, जब हमें सिर हमें टच होता है, फिंगर को टच होएगा और यूट्रस खुल जाती है, तो हमें सामने दिखता है दर्द के साथ, तो हम उसको प्रेजेंटिंग पार्ट कहते हैं। भी हाँ, अब हमें प्रेजेंटिंग पार्ट दिख रहा है, तो इस चीज को हम सर को प्रेजेंटिंग पार्ट कहते हैं। तो इसमें फीटल ब्लड वेसल्स लेबर के समय प्रेजेंटिंग पार्ट के अगली तरफ औस का क्या मतलब है? औस इसको बोलते हैं बच्चेदानी का जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स के अंदर बच्चा एक थैली के अंदर बंद होता है और मुंह बंद होता है, जो मुंह को इंटरनल मुंह होता है, जो ये वर्टेक्स के अंदर जो इंटरनल से जो ओस होती है उसको कहते हैं कि ओस मीन्स के अंदर जहाँ पे बच्चा बंद है, उसके फर्स्ट एरिया को हम ओस कहते हैं। भी ओस का जी हेलो हाँ जी, हाँ जी, आ रही है हेलो आवाज, कंटिन्यू। आ रही है? हाँ जी। तो और जो औस का मुंह होता है उसके ऊपर हो जाती है, और इसका ये खतरा होता है जब ये औस के ऊपर पाए जाते हैं, यह कंडीशन में कोड सिर के दबाव जो कोड होती है वो सिर के दबाव में के नीचे आ जाती है। जब ये सिर के नीचे आ जाएगी, ठीक है, दबाव में दब जाती है, तो ब्लड वेसल जल्दी फट जाते हैं। तो क्या होता है जब ये इसके, क्योंकि ये जो लेयर होती है ना ये बहुत नाजुक होती है, जब हम डिलीवरी करते हैं ना पेशेंट की, तो हम जब पेशेंटा की डिलीवरी करनी पड़ती है जब हमें, तो हम इसको खींच नहीं सकते, जोर से नहीं खींच सकते, बड़े प्यार से बड़े आराम से हमें बड़े, जैसे हम कच्चे धागे को पकड़ते हैं ना
या किसी छोटे से बच्चे को हम बड़े आराम से पकड़ के रखते हैं, तो वैसे ही ना इस कोड को हमें बड़े सिर्फ हमने सपोर्ट देनी होती है, खींचना नहीं होता। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, भी चलो थोड़ा खींच के देख लें या हम इसको कस के पकड़ के ऐसे खींचे, तो इसमें पेशेंट का भी नुकसान होगा और हमारी भी बदनामी होगी, क्योंकि ये यहाँ से ये टूट जाएगी, बहुत नाजुक होती है, यहाँ से टूट जाएगी, क्योंकि ये सारी लेयर जो होती है बहुत नाजुक होती है, इसको बड़े ध्यान से करना पड़ता है, और ये जो पेशेंट है अंदर ही रह जाएगी, ये बहुत जल्दी फटती है। तो इस वजह से जब ये इसके दबाव के नीचे आ जाती है, तो ये अगर हम इसके साथ जबरदस्ती करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मुश्किल आ जाएगी और ये फट जाएगी, और इसमें बेबी भी हो जाएगा, और इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगी। माँ को भी खतरा है और बच्चे को भी खतरा है, दोनों को ही इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये ब्लड सेल्स जल्दी फट जाते हैं और खूब खून बहने का कारण बनते हैं, और उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर फट जाती है तो उसको इंटरनल ब्लीडिंग खूब ज्यादा शुरू होगी, जो कि उसका कारण फिर यही होता है कि इमरजेंसी में या तो सजीरियन करके बच्चे को उठाना पड़ता है, या फिर अगर टाइम से नहीं तो फिर दोनों को ही खतरा आता है, क्योंकि इसमें ऑल जो होती है इसमें जहर होता है, जहर वाला खून होता है, क्योंकि 9 महीने से जो भी होता है इसी में गंदा खून, साफ खून इसी में ही होता है। इसी वजह से इसको बड़े ध्यान से डिलीवरी इसकी करनी होती है। दूसरा होता है कि ये मैं आपको बता रही थी कि ये आर्टरीज होती हैं, आर्टरी, वेन्स और लेंथ इतनी बताई थी मैंने आपको, 40 सेंटीमीटर तो होती है, और ग्रोथ इसकी रुकावट बन जाती है, और प्री मेच्योर डिलीवरी तब होती है जबकि इसकी कोड वगैरह ठीक ना हो। तो दूसरा होता है जो बेबी होता है, बेबी हमारा पहले फर्स्ट वीक में ऐसा होता है, इसके बाद फिर ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ऑल है, अगर ऑल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो बच्चे को इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने अपने पेशेंटा की बीमारियां हैं जो हाइडेटी फॉर्म, इसमें हाइडेटी फॉर्म होता है, जो ये थी नाड़ुए की प्रॉब्लम्स बताई थी मैंने, बीमारियां बताई थी नाड़ की, और दूसरा बताया अब है पेशेंटा। पहले मैंने पेशेंटा के बारे में बताया कि ये बच्चे के लिए कितनी जरूरी होती है। ये क्रॉनिक विला होता है, ये फीटस स्पेस होता है जहां से नाड़ुआ जाता है। और अब जो पेशेंट का जो ये पेशेंटा है, पेशेंटा की प्रॉब्लम्स बताती हूँ कि बच्चे के स्टिल होने का क्या कारण होता है, कि बच्चा अंदर ही मर जाता है, बच्चे को पोषण नहीं मिल पाता है, बच्चा सूख जाता है, बच्चे को नाड़ुए में, इसमें पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हाई डिटी फॉर्म्स में ये क्रॉनिक विला में खराबी, जो क्रॉनिक विला होते हैं ये, अगर इसमें खराबी आ जाए इसकी बनतर में, जो ये क्रॉनिक विला अगर ये बन नहीं रहे हैं, ये विला दिखाया गया, अगर ये ठीक नहीं बन रहे हैं, तो विला के बीच वाला हिस्सा डिग्रेड हो जाता है। जो ये विला, ये वाला बीच वाला हिस्सा होता है, ये इसकी ना ग्रोथ नहीं हो पाती है, बच्चे को अच्छे से इसी से पोषण वगैरह मिलना होता है, ये डिग्रेड हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, सॉरी, डीजेनरेट हो जाता है, और पेशेंटा अंगूर के गुच्छे की तरह बन जाती है। प्रेगनेंसी हो चुकी है, बेबी इसमें आ चुका है, लेकिन जो पेशेंटा का काम होता है, पेशेंटा से ही बच्चे को पोषण मिलना है, लेकिन जब पेशेंटा बननी शुरू होती है तो विला में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जब विला में प्रॉब्लम आएगी तो वो इसके जो विला है वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे। अगर बीच में विला की खराबी आ गई है, खाना उसका बन नहीं रहा है, तो बच्चे जो पेशेंटा उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और वो एक गुच्छे की तरह, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसके गुच्छे बन जाएंगे। जब पेशेंटा ही नहीं ठीक बना तो बच्चे को पोषण कहाँ से मिलेगा। तो बच्चा है जो वहीं पर ही एक मांस का टुकड़ा बना लो या कुछ भी समझ लो, कि फिर वो बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि बच्चे को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो वो जैसे कहते हैं ना, दूसरे तीसरे महीने हमारा बेबी खराब हो गया तो बच्चा बना ही नहीं था, उसके अंग पैर कुछ बने ही नहीं थे, क्योंकि वो इसमें प्रॉब्लम आई थी, बच्चे को पोषण ही नहीं मिला था, बच्चे को पोषण ही नहीं मिला, तो बच्चा अंदर से सूख कर मांस की तरह वो बढ़ने लग पड़ा, उसकी कोई शेप ही नहीं बनी। तो ये प्रॉब्लम होती है कि जिसके कारण बच्चे की ग्रोथ नहीं बन पाई है, और बच्चा अंदर ही अंदर सूख गया और वो मांस की तरह बन गया, एक लुथड़ा बन करके रह गया। ये पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन। इसमें क्रोनिक विला के
नेक्रोट एरिया पहले लाल बाद में दिखाई देती है। जो ये होता है क्रोनिक विला जो होती है, नेक्रोटिक केयर ये जो होती है जी, पहले ये लाल रंग की होती है। जो ये इसमें देखिए, आप अच्छे से देखिए, अगर आपको कलर दिखाई दे रहा है इसमें कलर, अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे हाँ बोलिए। हरजिंदर जी जी दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये रेड और व्हाइट है ना, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि व्हाइट जो है वो ऊपर होगा और रेड जो होगा अंदर होगा। लेकिन ये क्या होता है कि ये पहले लाल होता है, उसके बाद ये फिर पूरा के पूरा सफेद हो जाता है। जब ये पेशेंटा बनती है, थोड़ी सी बन जाती है, उसके बाद फिर ये खराब होनी शुरू हो जाती है, आधी बन के खराब होनी शुरू होती है। तो इसका कलर चेंज होने लग जाता है। जब मान लो खराब होने लग पड़ी है, इसके विला में प्रॉब्लम आई है, विला थोड़ा टाइम ठीक चली है। ये तो था ना पहले मैंने बताया कि शुरू से ही खराब बनी है, तब करके दूसरे तीसरे महीने में बेबी की ग्रोथ ही नहीं बनी, बेबी खराब हो गया। तो ये मान लो 5 हफ्ते या 2 महीने तक बेबी को ठीक बनी है, उसके बाद प्रॉब्लम आती है। तो जो पेशेंट है लाल से सफेद होनी शुरू हो जाती है। विला है जो किसी भी कारण लगा लो, कोई होता होगा इंटरनल, ये देखिए आज तक मेरे को भी नहीं पता, तो वो इसके कारण फिर ये सफेद होने लग जाती है। जब ये सफेद होती है दिखाई दे, तो ये इंटरनल स्पेस पर ज्यादा होती है। कभी कभी ये फीटल या तो ये यहाँ पर होएगी, ये व्हाइटनेस जो होती है ना, व्हाइट जैसे उल्ली लग जाती है, ठीक है, जैसे उल्ली लग जाती है, फंगस लग से, उस टाइप का ये होता है जो व्हाइट व्हाइट हो जाता है। जैसे आपने देखा है पानी के दीवारों पे फंगस लग जाती है, वो चीज होती है जो ऑल पे लग जाती है। एक तो ये यहाँ पे लगेगी, शुरू से सरफेस पे लगेगी, तो और कई बारी कोड पे भी लग जाती है, या तो सरफेस पे लगेगी या फीटल सरफेस पे लगेगी, या तो यहाँ पर लगेगी, ठीक है, और या फिर यहाँ पर लगेगी, दोनों में से ये यहाँ पर लग जाएगी। तो पेशेंटा का 1/3 हिस्सा, जो पेशेंटा का 1/3 हिस्सा होता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है, बिल्कुल इन्फेक्ट। आधा हिस्सा लगा लो भी, 1/3 हिस्सा मीन्स कि थोड़ा सा हिस्सा ही रह गया ना, चौथा हिस्सा ही रह गया, तो 1/3 हिस्सा इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे कि बेबी स्टिल हो जाता है। वो किसी भी टाइम में लगा लो, 7वें में लगा लो, 5वें में लगा लो, 5 से लेकर के 8 महीने तक, 9 महीने तक बेबी इन्फेक्टेड हो जाएगा और बेबी अंदर ही स्टिल हो जाएगा। ये बेबी के अंदर स्टिल होने के कारण मैं आपको भी बता रही हूँ, भी कोड में भी प्रॉब्लम आती है, तब भी अंदर कई बार बेबी स्टिल हो जाता है, जो कि डॉक्टर्स को पता नहीं चलता है। और एक पेशेंटा का भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बेबी अंदर स्टिल हो जाता है। इन्फेक्शन, तभी कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन मत होने दो, इन्फेक्शन होएगी तो बेबी के अंदर तक जाएगी, अंदर तक जाएगी तो पेशेंटा में भी इन्फेक्शन होगी, और फिर बेबी को भी इन्फेक्शन होगी, बेबी को भी इन्फेक्शन होगी, क्योंकि वो कोड पे हो जाएगी, वो उल्ली लगनी शुरू हो जाती है, जिससे कि बेबी स्टिल पैदा होता है। और ये इससे बेबी स्टिल पैदा होता है। और फिर ये इन्फेक्टेड पेशेंटा जो होती है, ये प्री क्लैम्पिया भी इसको कहते हैं, प्री क्लैम्सिया और प्री क्लैम्सिया, प्री क्लैम्सिया और प्री क्लैम्सिया में पाया जाता है। ओके, पेशेंटा प्री क्लैम्सिया सॉरी और पोस्ट क्लैम्सिया में पाया जाता है, जिसमें कि कई बार ज्यादा प्रॉब्लम लेडीज के ना प्री इक्लैम्सिया जो होता है, इसमें कई बार ये होता है कि बॉडी में ना सारी स्वेलिंग आ जाती है। अगर बेबी अंदर इन्फेक्टेड हो चुका है, तो इसकी थोड़ी बहुत पहचान ये होती है कि पेशेंटा प्री इक्लैम्सिया का मतलब होता है कि बॉडी में सारी में स्वेलिंग आ जाएगी, बिल्कुल हाथ भी सूज जाएंगे, पैर भी सूज जाएंगे, और फेस भी सूज जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है। और पोस्ट क्लैम्पिया में भी यही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि लेडी को स्वेलिंग भी आएगी, कई बार उसके हाथ पैर भी नीले होने शुरू हो जाते हैं, और कई बार ये होता है कि चक्कर आने लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स आ जाती है, घबराहट होने लग जाती है और चक्कर आने लग जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इन
प्री क्लैम्सिया में और पोस्ट क्लैम्सिया में ये कुछ पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको कोड का और इसका पेशेंटा का और फीटल कोड की जो बीमारियां हैं और पेशेंटा की जो बीमारियां हैं मैंने उसके बारे में आप लोगों को समझाया है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखती है, आपको दिखती है या कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा आधा घंटा आप जल्दी से पूछ लें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे पेशेंट आ रहे हैं, ये नहीं पता मुझे रास्ते उठना पड़ जाए। जी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, पर एक एक करके ही पूछिए। ये इन्फेक्शन हो ही ना, उसके लिए क्या किया जाए? दीदी अगर इन्फेक्शन होती है ना तो हमें कम से कम, जैसे कि आप बताते हो कि नारियल पानी पियो, शुरू में ही अगर पता चल जाए, तभी कई बार हम बीच बीच में टेस्ट करवाते रहते हैं। और जैसे कि हम आयुर्वेदिक उनको शुरू से ही लगवाते हैं कि नारियल पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, फ्रूट ज्यादा खाओ। अगर हम अपनी डाइट अच्छे से रखेंगे तो इन सब चीजों का कोई बात ही नहीं बनती कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारा जो खाना पीना है वो ठीक नहीं है, तो वो खाना पीना हमारे अंदर गर्मी भर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, जिसके करके अगर यूट्रस में इन्फेक्शन है, अगर विजाइना में इन्फेक्शन है, हम पानी भी नहीं पी रहे हैं और डाइट भी अच्छी नहीं ले रहे हैं, तो वो नेचुरली गर्मी से इन्फेक्शन बढ़ जाएगी और जो कोड पे भी जाएगी और पेशेंटा पे भी जाएगी। तो इसके लिए शुरू से ही अपना दिनचर्या अच्छा रखना चाहिए और अपना जो खाना है, नारियल पानी, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, नारियल पानी पीना, अपने फ्रूट, ये सब चीजें ऐड करनी चाहिए, तो इन्फेक्शन होएगी नहीं, वो पहले ही रुक जाएगी। अगर बाय चांस है इन्फेक्शन तो इसके लिए फिर इन्फेक्शन की मेडिसिन लेनी पड़ती है, उस चीज को कम करना पड़ता है। अगर ज्यादा है फिर तो मुश्किल हो जाती है, नहीं तो थोड़ी को तो हम कम कर सकते हैं। वो हमें मोस्टली जैसे इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर से लगाते हैं वो लगाते हैं और वो ज्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं, यही इसका इलाज है और नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। अब मैं एक बात पूछना चाहती थी। अभी जैसे मैं एक्चुअली थोड़ा मेरे ऑडियो में भी प्रॉब्लम थी, कुछ मिस कर गई। जी जैसे जी आपने पहले बताया था कि जैसे डॉक्टर्स कह देते हैं कि भाई बच्चे ने पॉटी कर दी तो उसके मुंह में पानी ना चला जाए तो हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। तो जी आपने बोला था कि भाई उसी पानी, वही पानी बच्चा अंदर लेके जाता है, वही पानी बाहर निकालता है, तो ये जी इतनी डेंजरस चीज नहीं है। पर अभी मैं ये जानना चाहती थी कि वो जो पानी है वो प्लेसेंटा ही होता है या उससे कुछ डिफरेंट होता है? नहीं, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा के बारे में मैं आपको पूरा कल विस्तार से बताऊंगी कि ये कैसे बनता है, किस तरह से बनता है। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये बच्चे के अंदर बनता है, इसी को बच्चा पीता है और इसी को ही निकालता है। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है, ये बच्चे के लिए खराब नहीं होता है, इसमें काफी 2-3 चीजें मिली होती हैं। अच्छा जी, मतलब ये उससे प्लेसेंटा से डिफरेंट है? हाँ जी, ये पेशेंटा से डिफरेंट है, ये पेशेंटा नहीं बनाती है। ठीक है, अच्छा जी। तो इसीलिए मैं इसको, इसके बारे में आपको कल बताऊंगी भी ये किस से बनता है, उसमें क्या क्या मिला होता है। अच्छा ठीक है जी। और एक और बात पूछनी थी, जैसे आपने ये सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो ये सब प्रॉब्लम्स जिस हमारी माता बहना जो गर्भिणी है उसके अंदर अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, उसको क्या महसूस होता है कि वो आपको कंसल्ट करे? मतलब कि अ, जैसे कोई भी उसको इन्फेक्शन हो गया तो उसको कैसे पता चलेगा मतलब कि उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, इन्फेक्शन होएगी तो इन्फेक्शन से ये पता चलेगा, क्योंकि उसको एक तो खारिश ज्यादा होगी, ठीक है, अच्छा जी। इचिंग हाँ जी। होगी, विजाइना में उसकी इचिंग होगी, और इचिंग भी होगी, और उसके साथ उसको जो यूरिन है वो साफ नहीं आएगा, वो बिल्कुल रेडिश में और येलो में आएगा, बिल्कुल साफ नहीं आएगा। जैसे बाथरूम में खून मिला होता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा उस टाइप का आएगा अगर उसको इन्फेक्शन, अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है, और बाथरूम बिल्कुल येलो आएगा, पीला। ठीक है, अच्छा। और जब भी वो बाथरूम करने जाएगी तो उसकी जलन होगी और थोड़ा आएगा और उसको लगेगा कि मुझे ज्यादा आ रहा है। ये इससे पता चलेगा कि हमारे अंदर इन्फेक्शन बढ़ रही है, तो फिर हमें टेस्ट करवाना पड़ता है कि आप इन टेस्ट करवाओ, ताकि आपका पता चले कि आपकी जो इन्फेक्शन है वो बढ़ तो नहीं रही है। अगर बढ़ रही है तो फिर आपको फटाफट
ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि बच्चे को, तब तक बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हाँ माँ जी, से ही ताकि- बच्चे को इन्फेक्शन होएगी, अदरवाइज तो नहीं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इन चीजों से मतलब ये सिम्टम्स अगर किसी में मिलते हैं प्रेग्नेंट लेडी में, तो इट मींस वो इमीडिएटली वो कंसल्ट करे, उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, मतलब जी ये जी चीज है। और प्रॉब्लम हाँ का जी अभी आपने कारण बताया कि मेन कारण है हमारा जो गलत खान पान हो जाता है, वो मेन कारण हो जाता है इन्फेक्शन का। जी हाँ जी। ठीक है जी, थैंक यू जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। नमस्ते दीदी। एक नमस्ते। जो आपने कहा था कि प्लासेंटा की 3 तरह की बीमारियां होती है, तो उसमें से जी जो है मैंने एक बैटल बैटल डोरो इंसर्ट, ये क्या बोला था, उनके जो 3 नाम है फिर से बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आवाज नहीं आ रही थी। बच्चे उसका, प्लासेंटा की बीमारी के जो 3 नाम थे। हाँ जी हाँ जी, उसके 2 नाम बताए थे मैंने, जी जी 3 नहीं थे। नाड़ुए के मैंने 3 नाम बताए थे। जो नाड़ुए की बीमारी थी ना, जी जी उसके मैंने 3 नाम बताए हाँ। थे। जो पेशेंटा की बीमारी थी उसके मैंने 2 नाम बताए थे। अब आप ये बताइए कि पेशेंटा की 2 बीमारियों के नाम पूछ रहे हैं आप, या नाड़ुए की बीमारियों के 2 नाम पूछ रहे हैं? प्लासेंटा की बीमारी। पेशेंटा की 2 बीमारियां बताई हैं मैंने, ठीक है। एक तो हाँ हाई डेटी फॉर्म्स, ठीक है। एक तो कौन सी? पहली तो हाई डेटी फॉर्म्स, हाई डेटी हाइडेटिव। फॉर्म्स, फॉर्म्स, हाँ ठीक है, फॉर्म्स। हाँ इसका ये होता है जो क्रोनीविला में खराबी आती है, जो कॉर्नविला होते हैं ना, कॉर्नविला समझ आया था हाँ। आपको? भी मैंने क्या बताया था, कॉर्नविला जब कौन जौन सा भ्रूण होता है, जब जब प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, होने के बाद जब वो एंडोमेट्रियम जो दीवार होती है उसमें जाकर के जब बेबी चिपकता है, तो उसमें विला बननी शुरू हो जाती है, जी जी ठीक है। वो स्पंजी होती है, तो उसमें हाँ से जी ना वो निकलते हैं, तो वो बनने शुरू हो जाते हैं। अगर वो विला, क्रोनिक विला जिसको बोलते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रोनिक विला जो होते हैं, क्रोनिक, इसमें ना कोई परेशानी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, खराबी आ जाती है, जिसके करके हाँ इसमें विला के बीच वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, जो बीच वाला, ये वाला जो हिस्सा होता है, साइड वाला नहीं, जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये डिग्रेड हो जाता है, हाँ ठीक है। बीच वाला हिस्सा जी होता है जी वो डीजेनरेट हो जाता है, जिससे इसकी पेशेंटा अंगूर के गुच्छे की तरह बन जाती है। मींस कि इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, सीधी सी हाँ बात है। जब ये विला बीच में से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो हम जिसको किसी चीज के ऊपर खड़ा कर पा रहे हैं लेकिन उसके ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वो उसके ऊपर टिकेगा ही नहीं। जो चीज हमने रखनी है वो गिर जाएगा, ठीक है, गिर के या तो वो टूट जाएगा या खराब हाँ हो जाएगा। तो वही है, अगर ये विला ही उसकी ठीक नहीं होगी, तो वो जो पेशेंटा बन रही है, वो उसको पोषण उसको मिल नहीं रहा है, खून नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि माँ की जो जो माँ की ये यूट्रस की दीवार है, इसी से ही उसने सब कुछ लेना है ना, माँ से ही तो पोषण में लेना है सब कुछ। तो उससे डीजेनरेट होकर के पेशेंटा जो है वो एक गुच्छा बनने लग जाता है, अंगूरों का गुच्छा बनने, जो इंटरनल है, ये जो शाखाएं हैं वो नहीं बन पाती हैं, ये गुच्छा बन जाता है। गुच्छा बन जाता तो फिर बच्चे को भी वैसे ही खून ही नहीं मिलता, तो बच्चा जो ग्रोथ तो करता है लेकिन वो मांस बनने लग जाता है, क्योंकि माँ से उसको पोषण, क्योंकि माँ से उसको खून तो ले रहा है ना वो, ठीक है। हाँ तो वो अंदर ही अंदर एक मांस बनने लग जाता है, जैसे हमारे सिस्ट बढ़ने लग जाते हैं ना अंदर ही अंदर। सिस्ट सिस्ट जो है हमसे ही पोषण लेते हैं ना, हमसे खुराक लेते हैं, चाय तो बना वो दो, जो मांस का टुकड़ा है वो पानी इसी भी से ले ही लो। पोषण लेकर हाँ के फिर ये मांस का लुथड़ा बन जाता है बच्चा, जो फिर अवोशन हो जाता है। तो जिसको बोलते हैं कि आपका अबॉर्शन होगा, बेबी की ग्रोथ नहीं बनिया, वो ये कारण होता है। और दूसरा कारण होता है, इन्फेक्टर, ठीक है। हाँ इन्फेक्ट्स होते हैं इसमें, जो क्रोनी विला का होता है ना, हाँ नेक्रोनिक एरिया होता है, ठीक है, नेक्रोनिक एरिया होता है। जो नेक्रोनिक एरिया होता है, ये जो जल्दी पहले से बना दो। लाल होता है उसके बाद सफेद होता है, ठीक है। जो नॉर्मल अच्छी पेशेंटा हाँ होगी ना, तो वो अंदर से लाल होगी, ठीक है, और सफेद सिर्फ ऊपर से जी जी होगी। अगर ये एरिया, ठीक है, हाँ नेक्रोनिक एरिया अगर अंदर से लाल की बजाय बाद में सफेद होना, अंदर से भी सफेद होना शुरू हो जाए, तो वो फीटल, हम्म, ठीक है,
सफेद होने लगा दिखाई दे तो ये मेंटरनल सरफेस पर ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो सफेद एरिया होता है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। हाँ ठीक है, यहाँ पर ज्यादा होगा जी और जी एक बेबी के जहाँ से कोड शुरू होती है यहाँ पर हो जाएगा, हाँ तो इससे इधर से भी इन्फेक्टेड हो जाएगी जी और जी इधर से भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। जब ये दोनों तरफ से इन्फेक्टेड हो हाँ जाएगी, हाँ ठीक है, ये देखो सरफेस एरिया मेंटरनल तो हो जाती है, तो फीटल जो है इसका 1/3 हिस्सा मीन्स के जैसे 4 भाग में होता है, 4 में से 3 हिस्से पेशेंट आके खराब हो चुके हैं। ठीक है, तो वो जी उससे जी खराब हाँ होने के कारण उसको इन्फेक्टेड खून मिल रहा है, इन्फेक्टेड हो चुकी है ऑल, जिससे कि बेबी को कुछ भी नहीं मिलेगा और बेबी स्टिल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑल खराब हो चुकी है और वो बेबी स्टिल हो जाएगा, जिससे कि बेबी को इन्फेक्टेड पेशेंटा हो जाएगी और बेबी भी स्टिल हो जाएगा और उससे मदर को भी प्रॉब्लम आएगी। मदर को ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो प्री क्लैम्सिया हो जाएगा और पोस्ट क्लैम्सिया हो जाएगा मदर को। वो इस चीज की निशानी होगी पैर में, अगर जी उसको जी प्री क्लैम्सिया है, ये पेशेंटा खराब होएगी हाँ तब होगा ये। ठीक है, प्री क्लैम्सिया कब होगा और पोस्ट क्लैम्सिया कब होगा, जब पेशेंटा अंदर खराब हो चुकी है और बेबी भी स्टिल हो चुका है, तो ये प्रॉब्लम आएगी, मदर सारी सूज जाएगी, उसके हाथ पैर फेस पे भी उसके स्वेलिंग आ जाएगी। तो अगर जी जी पोस्ट दो तरह की होगी ना, जो अगर पोस्ट है ये भी खतरनाक है और प्री है वो भी खतरनाक है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि पेशेंट क्या के फेस सारा सूज जाएगा, हाथ पैर सूज जाएंगे, उसको चक्कर भी आने लग जाएंगे, कई बारी उल्टियां आएंगी, चक्कर आने लग जाएंगे, कई बारी नीला भी पड़ने, जैसे कहते हैं ना कई बारी की मदर की भी डेथ हो गई, बेबी को जन्म दिया हाँ मदर की जी डेथ हो गई, हाँ तो ये सब कुछ सामने आ जाता है, लेकिन इसका जल्दी से पता नहीं चलता है। और ये मतलब ये जो होता है ये कितने भी मतलब कौन से भी महीने में हो सकता है या कोई ऐसे पर्टिकुलर मंथ होता है कि जिसमें हो सकता है ये बीमारी? नहीं, इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते। कई बार आप देखते नहीं हो कि हमारा बेबी तो 8 महीने तक तो बिल्कुल ठीक था, 9वें महीने में ऐसा क्यों हुआ कि स्टिल बेबी हुआ, हो जाता है ना। जी जी हाँ 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 तो इसका कुछ नहीं पता होता कब कब इन्फेक्टेड हो जाएगी, कब क्या होगा, इस अंदर अंदर का हमें कुछ नहीं पता होता। और अगर ऐसा हो भी रहा हो अंदर और कुछ जो आपने बताया कि जो जैसे कि मदर सूख जाना या फिर पीली पड़ना जो भी चक्कर आना ऐसा उसे कुछ भी मदर को ना हो और पता ही ना हो अंदर कुछ बच्चे को हो रहा है तो वो कैसे पहचाना जाए? अगर ऐसा ये कुछ सब होता है क्या कि मदर को कुछ कह देता है? मदर को तो कुछ नहीं पता होगा, मदर को तो तभी पता चलेगा जब टाइम से पहले उसको स्वेलिंग आ रही है, क्योंकि कई बार स्वेलिंग पैरों में, अकेली पैरों में स्वेलिंग आएगी, तो उससे हम ये नहीं अंदाजा जी लगा जी सकते कि मदर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। उससे हम सिर्फ एचबी चेक करवाते हैं कि एचबी ठीक है, अगर एचबी कम है तो भी कई बार स्वेलिंग आने लग जाती है, पैरों में दर्द होने लग जाता है। अगर इन्फेक्टेड है तो पैरों में भी स्वेलिंग आएगी और फेस पे भी स्वेलिंग आएगी, हाथों में भी स्वेलिंग आएगी, पूरी बॉडी पे उसके जी मैं ऊपर स्वेलिंग आएगी। जी दीदी मैंने जो आपको जो कल बताया था कि मेरे बहन के साथ जो हुआ था मतलब मेरी मौसी की लड़की तो उसके भी बेबी को क्या हुआ था वो बताया तो नहीं था लेकिन जो आप बता रही है उसका जो ऐसा रिलेटेड उनके साथ हुआ था आखिरी मंथ में उनका बच्चा चला गया लेकिन जो आप बता रही है वो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ जैसे कि हाथ पैर सूजने लगेंगे या फिर कुछ और होने लगा हाँ, उनको ऐसा। उनको कितना टाइम था, 9th मंथ थे ना पूरे, जी पूरा हो गया था। है ना। तो मैंने ये कोड हाँ का भी तो बताया था कि अगर कोड छोटी होती है, ठीक है, तो बच्चे के नहीं ग्रोथ बड़ी में भी थी। फर्क। और अगर कोड लंबी है, ठीक है, हाँ अगर जी उसकी कोड लंबी है तो उसका लंबी का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बेबी ना कई बारी कोड को ना अंदर हरकतें करता होता है, क्योंकि बेबी कभी इधर को होता है, कभी हाथ पैर मार तैरता होता है, जैसे बेबी पानी में तैरता ही होता है ना जी एमनियोटिक जी फ्लूइड जी में। तो वो ना बेबी कभी हाथ है मारता है, कभी ऐसे हाथ को कर लेता है, कभी ऐसे कर लेता है, कभी कभी पाँव को घुमा लेता है। तो जो कोड लंबी होती है तो वो कोड भी ना पानी में तैरती होती है, जब वो जी तैरती होती है तो कई बारी बेबी ऐसे हाथ में घुमा लेता है कोड को, और कई बारी गला ऐसे होता है तो गले में घुमा लेता है।
जब वो गले में कई बार 2 बारी घुमा लेता तो वो गले में ना गांठ बन जाती है। तो कई बार गले में गांठ होने के करके बच्चा कस जाता है, तो जिससे कि बेबी का तो गला कोड से ना इसके कस कोई जाता है और बेबी की स्टिल होता है। जो इससे हम कुछ नहीं कर सकते इससे? नहीं, इससे हम, क्योंकि बच्चा पेट के अंदर है, हम ना तो नाड़ू एक हम निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जी कर जी। और सकते हैं हम, अगर क्योंकि ये जब हम डिलीवरी करते हैं तो डिलीवर होता है तभी हम निकाल सकते हैं उसको, वो भी जब उसका सिर बाहर आता है तभी हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर किसी के साथ ऐसा हो भी जाए, या आप में ये जो भी बीमारियां बताई है, जो भी अगर किसी को होती है इनमें से कुछ भी, तो अगर उनका बेबी चला जाता है किसी भी मंथ में या फिर पूरा होने के बाद भी जैसे भी, तो उसके बाद भी उसे बेबी हो सकता है ना? हाँ जी, हाँ जी, जरूर होता है। जी जी, कोई बात नहीं, थैंक यू। जी यही जी। पूछना था। और ये जो आपने जो नाड़ू के जो 3 प्रकार बताए थे, उनके नाम एक बार फिर से बता देंगे? सिर्फ नाम मैं बता इसकी दीजिएगा। मैं और इसकी मैं इसकी ना फोटो खींच के आपको डाल दूंगी। जी जी, और किताब में भी होंगे तो ठीक है ना? उनके भी फोटो डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जो भी ये क्लास का मैं लिखती हूँ ना तो मैं ये ग्रुप में डाल देती हूँ, तो आप वहां से इसकी हाँ जी, कॉपी कर लेना, जी उतार देखती लेना, है ना? सारे नाम लिखे जी हुए हैं मैंने, क्योंकि जो मेरी जी, थैंक यू। क्या है कि मैंने सारी ना पंजाबी में की हुई है, हमारे पंजाब में पंजाबी चलती है, हाँ तो जी मुझे जी। ज्यादा पंजाबी आती है, तो इसको मुझे ना फिर हिंदी में ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, हाँ तो ये सारे फिर मुझे हिंदी में सारे मैं लिखती हूँ, कुछ पंजाब तभी मुझे कई बार पंजाबी में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मैं पंजाबी ही ज्यादा पढ़ी हूँ, तो पंजाबी इसीलिए मेरी हिंदी भी थोड़ी वीक है, इसमें मात्राओं की भी गलती होगी तो उसको अनदेखा कर देना। जी जी, कोई बात नहीं। और आपने ये जो भी कुछ ये प्लासेंटा के 3 और जो नाड़ के जो नहीं, ये 2 और वो 3 5 प्रकार बताए हैं, इनमें जैसे कि आपने बताया कि आप इंजेक्शन जो कम अगर इन्फेक्शन हो तो इंजेक्शन या फिर कुछ मेडिसिन देकर हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा था कि कुछ खाने में अगर अच्छी डाइट लेनी हो तो विशेषज्ञ डॉक्टर जी जो कहते हैं कि उनकी डीआईपी डाइट या फिर फ्रूट डाइट, जो भी आप लिक्विड या फिर अच्छा खाना सात्विक ले सकते हैं, तो वो जी ये भी तो कहते हैं कि इंजेक्शंस और मेडिसिन जो है लेने के बाद उसको कुछ असर अच्छा नहीं होता, जो कि उल्टा होता है, तो फिर बेबी के ऊपर भी क्या ऐसा हो सकता है? जैसे कि आप बोल रही थी कि कम इन्फेक्शन हो तो मेडिसिन से ठीक हो सकता है, तो क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा था या एलोपैथी? नहीं, अगर ना ठीक हो तो एलोपैथिक में तो हम जेंटामाइसिन वगैरह ये कुछ लगाते हैं, लेकिन जब हम शुरू से ही आयुर्वेदिक अपना रहे हैं ना, तो आयुर्वेदिक वालों को तो कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, इतनी मैं गारंटी से कह नहीं, सकती हूँ। आ ही नहीं सकती आप तो हाँ बोल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा, जो कि मैं बता रही थी उनका बच्चा चला गया, उन्होंने बहुत जो है बहुत एहतियात बरती थी, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, तो इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, ऐसा भी उनको हो सकता उनका है। बेबी देखिए 9वें महीने में उनकी डिलीवरी हुई है ना, तो बेबी तो बिल्कुल हाँ जी। स्वस्थ था, आपने देखा होगा ना। ठीक है, बेबी में तो कोई जी प्रॉब्लम लेकिन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका हमें कारण नहीं ना पता चला कि इन्फेक्शन हुई है उसको या क्या हुई है, तो मोस्टली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि या तो उसने गले में नाड़ुआ डाला है और उससे उसकी होगी है, जी जी। या फिर पेशेंटा में एंड और टाइम में कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो कह सकती हूँ, और हम इससे बड़ा कारण तो कोई मैं बता भी नहीं सकती कि ऐसा कुछ होया होगा। जी, और एक प्रश्न पूछना था जो अभी इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन नहीं, माँ और बेबी से ही है, लेकिन ये जो आपने टॉपिक सिखाया है उससे रिलेटेड नहीं है, तो फिर भी अगर आप चाहती है तो कम समय में बता दीजिएगा। ऐसे ही कई बार हो जाता है, हम सुनते हैं कि किसी का जो है बच्चा पेट में चला गया, लेकिन किसी की जो माता होती है वो भी बच्चे के साथ चली जाती है, या फिर कई बार बच्चा चला जाता है लेकिन माँ रह जाती है, तो ऐसा क्या कारण होता है? क्या कोई बच्चा अगर कुछ समय पहले चला जाए तो क्या वो पेट में मतलब मरने के बाद भी रह सकता है, या फिर माँ को कुछ तकलीफ नहीं होगी, या फिर हो भी सकती है? नहीं, ऐसा भी अगर कुछ होता है? हमारी जो यूट्रस है ना, यूट्रस ऐसी चीज बनाई है ना भगवान ने कि ये वेस्ट जी जी मटेरियल जी। को अंदर रखती नहीं है। ठीक है, हाँ उसके जी। अंदर एक तरह से मटेरियल ही आ जाता है, जब चीज हमारी खराब होगी तो हम उसको वेस्ट मटेरियल ही बोलेंगे ना, जब तक उसका काम है हाँ जी। बच्चे को पालना। ठीक है ना, हाँ। पेट के अंदर अपने यूट्रस के अंदर जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो बच्चे को, जैसे हम माँ अपने बच्चे को अपने साथ लगा करके नो, है ना, पालती है ना छोटे बच्चे को अपने बाहों में ले करके बड़े हाँ प्यार जी। से,
तो वैसे ही यूट्रस भी अपने बच्चे को बड़े आराम से पालती है, इसको जगह देती है रहने के लिए 9 महीने। ठीक है, तो अगर इसकी नजर में अगर बेबी को प्रॉब्लम हो गई है, बेबी स्टिल हो गया है या कुछ भी हो गया है, या बच्चे की ग्रोथ शुरू से नहीं बनी है, तो फिर ये उसको रखती नहीं है अपने पास। ठीक है, मान लो अगर 2.5-3 महीने में ब्लीडिंग होने लग पड़ी है, बेबी की ग्रोथ नहीं बनी है, अभी मैंने आपको बताया था कि पेशेंट ठीक नहीं बनी होती तो अंगूर के गुच्छे की तरह हो जाती है और बेबी की ग्रोथ नहीं बनती और लुथड़ा बन के रह जाता है, मांस का टुकड़ा बन के रह जाता है। तो ऐसे ही जब प्रॉब्लम कुछ होती है तो यूट्रस में से अपने आप ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ब्लीडिंग शुरू होकर के वो बेबी बाहर आना शुरू हो जाएगा, या फिर हमें उसका अबॉर्शन कराना पड़ेगा या उसकी डिलीवरी करानी, कुछ तो हमें कराना पड़ेगा। वो हमें संदेश देती है कि अब मैं इरिटेट हो रही हूँ, इसके अंदर से निकालो, मेरी यूट्रस के अंदर से इसको निकालो, नहीं तो आगे कोई परेशानी हो सकती है। तो वो हमें बराबर हमें संदेश देती है, ब्लीडिंग शुरू कर देगी या दर्द नहीं हटेगा और ब्लीडिंग शुरू कर देगी। और उसके बाद अगर या बेबी फिर स्टिल, हाँ जी जी जी, या फिर ऐसा भी कई बार हो सकता है कि जैसा आपने बताया कि यूटेरस जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं रखती है पेट में कि जिसका हमें जरूरत ना हो, तो फिर क्या आपने जैसे बताया कि कोई चीज नहीं रखते, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि हमारे कई पर जो बच्चे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि पेट में चले गए, लेकिन वो कई 8 दिन तक 10 दिन तक उनके पेट में थे और बाद में उन्हें कुछ भी पेन नहीं था या फिर कोई भी तकलीफ नहीं हुई, तो फिर भी वो ऐसे ही रहे 10 दिन तक और उसके बाद में फिर या तो उनकी माँ चली गई, ऐसे 2-3 केसेस सुने हैं, और किसी की माँ जिंदा रह गई और बच्चा चला गया। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? आपने जैसे कहा कि कोई यूटेरस जो है काम की चीज नहीं रखता है, जो गंदी है वो वैसे निकाल देता देखिए, है, तो अगर फिर बच्चा अंदर, जैसे कि हम डेड बॉडी कोई बाहर रखते हैं तो वो गलनी शुरू हो रही है ना। डेड बॉडी, हाँ किसी हाँ की डेथ होती है तो हम उस डेड बॉडी को बर्फ में लगा के रखते हैं, 1 दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, उससे ज्यादा दिन तो नहीं रख सकते ना। तो ऐसे ही अगर हमारा बेबी नहीं हमारे पेट में, अगर बेबी डेड हो चुका है तो उसके अंदर छाले बनने शुरू हो जाएंगे, बेबी के अंदर उसकी चमड़ी उतरने लग जाएगी पेट के अंदर। हाँ जी हाँ जी बाय चांस अगर उसको, लेडी को दर्द भी नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो अंदर ही अंदर बेबी गलना शुरू हो जाता है, उसके फफोले पड़ने लग जाएंगे, उसकी चमड़ी उतरने लग जाएगी। और जिससे कि फिर जी कई जी बारी, ऐसा क्योंकि ही बेबी होता जो, है। हाँ ऐसा होता है। और कई बारी कोई बार कोई होता है, ये हर एक में नहीं होता ये केस ऐसा। आपने सुना है कि जी भी 100 में से कोई 5% या 10% का केस ऐसा होता है, अदरवाइज तो ऐसा केस कोई नहीं होता। अगर बेबी स्टिल हो गया तो उसको पेन एक दिन नहीं तो दूसरे दिन हो जाएंगे, दूसरे दिन तो तीसरे दिन तो पक्का होते ही होते हैं, या पानी पड़ने लग जाएगा या फिर उसको दर्द शुरू हो जाएंगे या ब्लीडिंग हो, तीन तीन चीजें होंगी, या ब्लीडिंग होगी या पानी पड़ेगा या उसको पेन शुरू हो जाएंगे। जी मैम, एक बात मैं पूछना चाहती थी कि ये जो है, जैसे आपने बताया कि भाई अपने इन्फेक्शन में इस तरह से ईचिंग वगैरह होती है या बॉडी की स्वेलिंग, मतलब आप कुछ और एक दो चीजें बता सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी में वो खुद ऑब्जर्व करे या हम ऑब्जर्व करें, तो जिससे हमें पता चले कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी में गड़बड़ हो रही है। देखिए, जब अब तो अल्ट्रासाउंड चले गए हैं, चल पड़े हैं, तो कई बार अब हमें उसी से पता चलता है, अदरवाइज तो हमें नहीं पता चलता। मैं ऐसे ही आपको बोल दूं जी इससे पता चलता है या उससे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो आपको बताया कि ये प्रॉब्लम आएगी, अगर इन्फेक्शन होगी तो ये सिम्टम्स दिखेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, तो हाँ जी। यही दिखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। या फिर थोड़ी बहुत ही कई बार ब्लड आने लग जाता है, अच्छा जब जी। भी वो यूरिन पास करने जाएगी तो थोड़ी बहुत ही कई बार ब्लीडिंग आ जाती है, जैसे ड्रॉप्स वगैरह लग जाते हैं, ऐसे होगा। या किसी को थोड़ा थोड़ा पानी सा पड़ने लग जाता है तो भी इन्फेक्शन में गिना जाता है कि थोड़ा थोड़ा पानी पड़ रहा है, तो ये क्यों पड़ रहा है। अच्छा जी, वो मतलब कि कुछ भी, ये कोई भी बात ऐसी तय कॉमन। नहीं है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। क्या हाँ जी, चीज, क्या कह रहे? जी जी, कोई बात नहीं, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके। तो आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, वो बोल रहे थे वंदे मातरम। ये ठीक है, आपने जो मैं ईचिंग के लिए बोला था ना पूनम जी, जी दीदी बोलिए। ईचिंग के लिए बोला था ना आपने जो, जी दीदी, हाँ जी। तो उसमें क्या करना है, वैसे भी कई महिलाओं को ईचिंग होती है ना,
ऐसे जी, भी जी। बिना प्रेगनेंसी भी, तो हमें क्या है, दही को रुमाल साफ में बांध के पनीर जैसे लटका देना है, तो उसका पानी निकल जाने दो। पानी ठीक है। निकल जाने देने के बाद वो पनीर सा बन जाएगा ना, सूखा सूखा, उसमें अजवाइन डाल के थोड़ी देर छोड़ दो। फिर उस ठीक है। पे फिटकरी का थोड़ा सा पाउडर डाल के उसकी टिक्की बना के अजवाइन रख दो, तो अजवाइन भी उसका पानी जो बचा खुचा होगा सोख लेगी, और उसमें अजवाइन का भी असर आ जाएगा। और फिर थोड़ा सा फिटकरी उसके ऊपर बुरक के उसकी वो टिक्की ना बांध दो, इससे ईचिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है दीदी। धन्यवाद। ये आपने बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि अगर किसी को कई बारी ना ऐसा भी होता है, जैसे इचिंग हो रही है, बेबी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कई बारी लास्ट स्टेज में आके किसी किसी को इचिंग शुरू हो जाती है विजाइना में और वल्वा में, मींस के वल्वा जो पार्ट्स होता है, पर्सनल पार्ट होता है, वहां पे बहुत ज्यादा किसी किसी को इतनी इचिंग होती है कि वो जख्म कर लेते। तो मैं दीदी उनको, आपने जैसे दही का बताया ना कि उसको ऐसे बनाना है, तो मैं दही बिठा दो, मैं आ रही हूँ, पुच्ची उतों आए ने, कैथल तो आए ने, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप दही लगाओ, अकेली दही ही बोल देती हूँ। फिटकरी और अजवाइन ना वो खींच लेता है उसको। आज तो ना अर्जिंदर थोड़ा प्रोग्राम समेटने की करो, उनके पास मरीज आया हुआ है। अच्छा, बाकी इसमें जी कुछ ना कुछ अभी ये जो खाने पीने की चल रही थी ना कि जी क्या क्या खाएं क्या क्या ना खाएं, तो एक किताब भी है, उसमें शॉर्ट में दिया हुआ है आयुर्वेद का कि हाँ जी, जो उनको सगर्भा टीना पीछे बिठा के आ। हेलो। सगर्भा स्त्री होती है ना, उसमें कौन सा रस ज्यादा नहीं खाना, क्या ज्यादा रस खाने से, एक एक दो दो लाइन में है, उसकी मैं फोटो डाल दूंगा ग्रुप में उनको कि बिठा के। कौन सा रस ज्यादा खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे भी आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी। जसप्रीत भाई, हाँ ठीक जी, हाँ है। जी, मैं बजा रही हूँ, मेरे जी कैथल जी वाले पेशेंट आ गए हैं, हाँ तो ठीक है आप जी, ठीक इनको है अटेंड कर लो, ठीक है? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। जी जी। तो पाजी फिर क्लोज करना है। हाँ ठीक है जी, अच्छा रहा आज का, काफी चलो टाइम अपने पास जितना था अच्छा रहा। और बाकी ये फोटो तो ये डाल ही देंगे, और साथ में ये जो है सगर्भा का, और जितने भी यहाँ पर साथी खासकर बहनें भी है ना, तो बताऊंगा कि हमारे जो ये शास्त्र वगैरह हैं या ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, या इस पे कोई इसके ऊपर जो भी किताबें लिखी गई हैं उनमें लिखा हुआ है, जैसे एक किस्सा आता है, वो कोई साइंटिस्ट थे, संशोधक जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने भी इस पे संशोधन किया है, वो फॉरेन के थे, कि अल्ट्रासाउंड में पाया गया कि उनके बच्चे को, किसी ने बताया ना किसी बच्चे को कि उसके कान नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं होगी, लेकिन जब वो उसकी माता अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से बातचीत करती थी, या वो पिता वो था, वो उसको बोलता था कि नहीं भाई तू बहुत ही तेज कानों वाला होगा, तेरी सुनने की क्षमता बहुत अधिक होगी, हर रोज उसको ऐसा बोलता था, तो उसकी जीवनी शक्ति ने उसके वो अल्ट्रासाउंड को झूठा साबित कर दिया, और वो एकदम बढ़िया से सुनने की ताकत से बच्चा पैदा हुआ। तो इसको बोलते हैं कि गर्भ के साथ अपना संवाद विकसित करना, अच्छे से उसके साथ संवाद करना, सोचना। और आज मैं ये फोटो डालूंगा जो आहार के ऊपर है, कि कौन सा रस, जो 6 रस हैं आयुर्वेद में, वो 6 रसों में से कौन सा रस अगर हमने ज्यादा कर लिया तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अभी फिर हरजिंदर भाई कल मिलते हैं फिर 4:45 बजे, है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। कल जुड़े 4:45। ठीक है जी, वंदे वंदे मातरम। मातरम।